हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्थान के एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा चैप्टर है बट बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सबको एक बार एकदम ही बेसिक से हर चीज को आपको मैं रिवाइज करा दूंगा। कोई नोट्स कोई थ्योरी खोलने की जरूरत नहीं है। जितना मैं यहां पे आपको बता दूंगा हर एक बात आपके दिमाग तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। और नंबर ना आने वाली जो बात थी, तो बहुत सारे रीजन है। हर रीजन को मैं एक एक बार टैकल करूंगा, बात करूंगा। सबसे पहला और मेजर रीजन था डर लगता है। जिस काम को करने में डर लगे ना उसको बहुत ज्यादा करो, टूट पड़ो उस पे, बार बार करो उसको। धीरे धीरे डर भय सब खत्म हो जाता है। बस इतना ही कहूंगा। जितना ज्यादा आपको डर लगता है उतना ही वो काम करो ना, उतना ही उसको समय दो, उतना ही उस पर संघर्ष करो। दिक्कत होगी, परेशानी होगी, संघर्ष मतलब पेन आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो काम आसान हो जाएगा। ये तो तुम भी जानते हो। लेकिन सर कितना समय कम है, 1 महीने जान लगा दो। बस बस 1 महीना बचा है तुम्हारे हाथ में, जान लगा दो। कुछ तो आसान होगा ना 1 महीने में। जितना अभी मुश्किल है उससे थोड़ा तो आसान होगा ना। बाकी रीजन के बारे में बात करेंगे। सिंपल सी बात है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। इंसान, दुनिया, धरती सब रहेंगे नीट के बाद, तुम भी रहोगे, हर वो चीज रहेगा। कुछ चीज नहीं बदलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम मेहनत करो, अपना 100% दो। सबको बुला के, सबके इमोशन, सबके बातों को बुला के डरो मत। अपना 100% दो और उस काम को बार बार करो, ठीक है। आओ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पीएचडी करा दूंगा लेंज लॉ पे। सवाल देख के तुम्हें आंसर लगाना सिखा दूंगा। मोक्ष इन अ फैराडेज लॉ, हॉल इफेक्ट एंड मोशनल ईएमएफ, रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी जनरेटर, सेल्फ इंडक्शन, आरसी सर्किट, सॉरी आरएल सर्किट एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। एडी करंट हटा दिया है, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा एडी करंट क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। क्या बात करते हैं बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसी तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, बी डॉट ए। जब ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहां पे बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ए को लिखोगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। अच्छा, फ्लक्स स्केलर होता है क्या? हाँ सर, फ्लक्स स्केलर होता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं 1 मैक्सवेल। 1 मैक्सवेल इज नथिंग बट अ सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगा? टेस्ला, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको हम 1 वेबर के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट और होता है टेस्ला के अलावा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 वेबर ऐसा यूनिट फ्लक्स का इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब तो ऐसे कर लोगे, अगर वेरिएबल है तो फ्लक्स इज नथिंग बट बी डॉट डी ए से होगा सॉल्व। क्लियर है क्या बात? एक सवाल फ्लक्स पे हो जाए, एक सवाल फ्लक्स पे हो जाए। याद रखना कि अगर ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहां पे एक प्लेन रखा है, इसका एरिया ए है और प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स कितना पास करेगा? तो इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें, और एरिया वेक्टर में थीटा एंगल नहीं है। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। एरिया वेक्टर, एरिया का डायरेक्शन। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस, एंगल लेते हैं लेकिन यहां पे एंगल थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, एक सवाल ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए एक सर्कुलर वायल रख दिया स्क्वायर के सेंटर पे, स्क्वायर का साइड लेंथ एल, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इससे पास करने वाला फ्लक्स बताओ आर, वेयर आर इज वेरी 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 लेस देन साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसके वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमने निकाला था 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा फ्लक्स हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। हमने लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग ओरिएंटेशन का पढ़ा ही है। हाँ सर। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुम्हारा फ्लक्स कहीं से पास कर रहा है, फ्लक्स कहीं से पास कर रहा है फाई, और अगर वो फ्लक्स टाइम के साथ कांस्टेंट है,
जिस भी, अच्छा फ्लक्स पास कहां से करेगा, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हमेशा सर्कल नहीं हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब सर्कल हो सकता है, स्क्वायर लूप हो सकता है, कुछ एरिया एलिमेंट। तो कुछ एरिया एलिमेंट से इस कॉइल से, जैसे मान लो ये तुम्हारा सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस r है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम गधों की तरफ जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम गधों की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से फ्लक्स क्या लिखोगे सर, मैग्नेटिक फील्ड हम गधों की तरफ, एरिया वेक्टर भी हमारी तरफ, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो, ये लिख सकते हैं। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है वो टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है तो इस लूप में कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, जीरो रहेगा अगर फ्लक्स कांस्टेंट है। लेकिन अगर फ्लक्स वेरी करा तो फ्लक्स होता है बेटा पी ए कॉस थीटा। अगर ये वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है तो उस लूप में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, अपने आप करंट बहेगा बिना बैटरी का। यही तो पढ़ते हैं, बिना बैटरी का इसमें करंट बहे जाएगा। सर बिना बैटरी का करंट कैसे बहेगा, फ्लक्स के चेंज होने से। सर फ्लक्स कैसे चेंज होता है, हो सकता है तीन तरीके से। पहला तरीका है फ्लक्स चेंज करने का, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दो, पहले 10 टेस्ला है 5 टेस्ला कर दो, 2 टेस्ला कर दो, 1 टेस्ला कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। इन दोनों को कांस्टेंट रखे, कॉस थीटा को चेंज करें, मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया चेंज करें तो भी फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, एक्सपेरिमेंट से दिखाओ। जैसे मान लो कि ये एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, आपकी तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां है, आपकी तरफ है। यहां पे एक सर्कुलर लूप लिया, कोई सर्कुलर लूप लिया, देखो ये सर्कुलर लूप लिया मैंने कोई सा ये, और इस सर्कुलर लूप को धीरे धीरे इसके अंदर लेके जाएंगे। तो अभी तो फ्लक्स जीरो पास कर रहा है, जैसे अंदर जाएगा तो क्या यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़े थोड़े पास करने शुरू हो जाएंगे। हाँ, जब तक ये अंदर घुसता रहेगा तब तक इससे फ्लक्स चेंज होगा, तब तक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अब फ्लक्स चार तरीके से चेंज हो सकती है। जो भी फ्लक्स पास कर रहा है उसका नेचर दो तरह का होता है, डॉट फ्लक्स पास करेगा या क्रॉस फ्लक्स पास करेगा। अगर तुम्हारा फ्लक्स वहां पे पास कर रहा है डॉट वाला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स के थ्रू बाहर आ रहा है, तो और वो बढ़ रहा है, जैसे बढ़ ही तो रहा है, जैसे जैसे अंदर जाएगा बाहर वाले जो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिंक होंगे। अच्छा मान लो कि यही वाला लूप तुम्हारा अंदर पहले था, अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो जैसे जैसे ये बाहर आएगा यहां पे डॉट वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो दो तरह के फ्लक्स हो सकते हैं, डॉट वाले और क्रॉस वाले। अगर यहां से डॉट वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, डॉट वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो ये पैदा करने की कोशिश करेगा वो क्रॉस करेगा, और क्रॉस के लिए जो इसमें करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज करेगा। यही है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है आई जिसके वजह से पैदा लिया है, जिसके कारण पैदा लिया है, कारण पैदा लिया है, आई जिसके कारण पैदा लिया है, आई जिसके कारण पैदा लिया है, उसी का अपोज करता है, उसी का अपोज करता है, उसी का अपोज करता है। आई जिसके कारण पैदा लिया है, आई जिसके कारण पैदा लिया उसी का अपोज करता है। तो यहाँ पे आई पैदा किसके कारण लिया है, डॉट के बढ़ने का, तो डॉट के बढ़ने का अपोज कैसे करेगा, क्रॉस बनाए, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। अब मान लो यहां पर तुम्हारा बाहर वाला फ्लक्स घट रहा हो, जैसे ये एग्जांपल है, बाहर वाला फ्लक्स घट रहा हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही बनाने की कोशिश करेगा, आउटवर्ड, और बाहर मतलब एंटी क्लॉक करंट, एंटी क्लॉक करंट, अप बाहर की तरफ एंटी, अप एंटी डाउन सी, अप एंटी डाउन सी, अप एंटी डाउन सी। अगर मान लो यहां पे क्रॉस होता और वो बढ़ रहा होता तो यहां पे डॉट इंड्यूस करता। अगर कोई चीज बढ़ेगा ना तो उसको अपोज करेगा, और घटेगा तो वैसा ही बनाएगा। तो डॉट मतलब करंट जो इंड्यूस होगा कैसा होगा, एंटी, अप एंटी। और अगर क्रॉस घटेगा, क्रॉस घटेगा तो क्या करेगा, इंड्यूस क्रॉस ही करेगा, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज करंट। ये सिंपल बात है, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताओ करंट कैसा इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा, आई इंड्यूस हो जाएगा जब ये अंदर घुस रहा होगा, अंदर घुस रहा होगा तो डॉट बढ़ेगा, तो डॉट को अपोज कैसे करेगा, डॉट बढ़ रहा है क्लॉक, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट होगा। यहाँ पे डॉट घट रहा है तो एंटी क्लॉक होगा, डॉट घट रहा है तो डॉट बनेगा, डॉट मतलब एंटी क्लॉक। और जब ये लूप अंदर ही भी वेलोसिटी से चल रहा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। क्या समझ में आया बेटा आपको? अच्छा मान लो एक लूप है और अपने सेंटर के रिस्पेक्ट में ऐसे घूम रहा है ओमेगा स्पीड से, ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हुआ, नहीं हुआ, फ्लक्स कांस्टेंट है इस रीजन में, इससे पास करने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है, तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो इस तरीके से अगर घूमे, पहले ऐसे है फिर ऐसे हो जाता तो फ्लक्स ही पास नहीं कर रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एरिया इधर, तो यहां से फ्लक्स, सॉरी
फ्लक्स चेंज हो गया, पहले ऐसे था तो फ्लक्स पास कर रहा था, अब धीरे धीरे फ्लक्स कम होगा, ऐसे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स वेरिएबल है तो आई इंड्यूस्ड होगा। अगर मान लो कोई कॉइल रेस्ट में है, रेस्ट में, तो इसमें आई इंड्यूस्ड नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। अगर वी वेलोसिटी चलेगा तो भी नहीं होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इधर उधर अंदर में ही कहीं कहीं चले, ट्रांसलेशनल मोशन करे तो भी तो अंदर में जब तक चलता रहेगा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। समझ में आया? तो ये चीजें हैं जब करंट इंड्यूस हो सकता है, जब करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये कॉइल है और एक मैग्नेट को यहां पर रेस्ट में रखा है, तो यहां से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस बेटा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से इसके पास ले जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अब कितना करंट इंड्यूस होगा ये कैसे पता लगाओगे? तो सुनना ध्यान से, इस कॉइल को ना, इस दोनों कॉइल को ना, और बाकी जितने भी कॉइल थे यहाँ पे, ये जितने भी कॉइल थे यहाँ पे, कॉइल को फ्लक्स से कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स में चेंज होने से दिक्कत है। जैसे मान लो यहाँ पे बाहर था, फ्लक्स जीरो था तो करंट नहीं था, लेकिन जैसे फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ तो करंट आ गया। अब फ्लक्स मान लो मैक्सिमम हो गया, अंदर घुस गया और अंदर ही कहीं चलता रहे तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कॉइल को फ्लक्स से कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स में चेंज से दिक्कत है। जैसे फ्लक्स चेंज होता है तो वो उसका क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो कॉइल को फ्लक्स से या मैग्नेट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नेट के पास आने से फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल को दिक्कत है। कॉइल कहता है, ध्यान सुनिएगा, कॉइल कहता है पास मत आना, रिपेल करूंगी। कॉइल कैसे रिपेल कर देगा? जब इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये इसको अपोज करने के लिए इसको पास आने से रोकेगा, मतलब रिपेल करेगा। कैसे रोकेगा? एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसे? करंट इंड्यूस करा के। और वो मैग्नेट जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वैसा बनेगा कि इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो, ताकि ये रिपेल करे। तो पास मत आना, रिपेल करूंगी। कॉइल कहता है मैग्नेट से, ध्यान सुनेगा, कोयल ये है तुम्हारे पोपू मामा। जैसे ही कोयल मामी के पास जाते हैं, कोयल मामी के पास जाते हैं, पोपू मामा जैसे ही कोयल मामी के पास जाते हैं, कोयल मामी कहती पास मत आना, रिपेल करूंगी। ना पास मत आना, रिपेल करूंगी। तो पोपू मामा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है मैं दूर जा रहा हूँ। जैसे ही पोपू मामा दूर जाने की कोशिश करते हैं तो कहता है दूर मत जाना, अट्रैक्ट करूंगी। पोपू मामा कहते हैं जान लेके मानेगी क्या? पास आ रहा हूं तो बोले पास मत आना, रिपेल करूंगी। दूर जा रहा हूं तो कह रहे दूर मत जाना, अट्रैक्ट करूंगी। तो चाहती क्या है? वैसे ही पढ़ते रहो, एग्जाम के बाद ही डेट करूंगी। ध्यान से सुनिएगा मतलब यहां पे एक ऐसा इमेजिनरी मैग्नेट बनेगा करंट फ्लो होने से, जो इसको दूर जाने से रोके, नॉर्थ को दूर जाने से साउथ रोक सकता है अट्रैक्ट करने के लिए। तो देखो अट्रैक्ट कर, ठीक है। तो हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा कि एंटी क्लॉकवाइज? तुम्हें बेटा दिखाई देगा नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ तो एंटी क्लॉक। तुम्हें नॉर्थ दिखाई दिया तो एंटी क्लॉक, साउथ दिखाई दिया तो क्लॉक। अब अगर यहाँ पे पोपो मामा खुद यहाँ पे बैठ के देखे कि इसमें कैसा करंट इंड्यूस हुआ है, तो पोपो मामा कहेंगे कि नॉर्थ दिखाई दिया मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा। क्या जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। टी क्लॉक करंट इंड्यूस्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोपू मामास। लेकिन अगर मैं इस सारी कहानी यहां से देख रहा हूं, मैं यहां से देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं मंद मंद, मैं बोलूंगा नहीं, कोयल मामी में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। सर कैसे क्लॉकवाइज है? आगे से आंटी, पीछे से अंकल, इसको दिखे इसमें आंटी, हमको दिखे अंकल। होता ही है, आगे से आंटी पीछे से अंकल। कमेंट करके बताओ तुम्हें पता है कि नहीं? आगे से आंटी पीछे से अंकल का एग्जाम्पल बताओ। जैसे पुप्पुआ के बाल बहुत बड़े बड़े, उनको पीछे से देखो तो बोला कि आंटी मटक मटक के जा रही है, लेकिन आगे से आके देखो तो पता चला रही तो पुप्पू है। और कई बार होता है छोटे छोटे बाल वाले बहुत सारी आंटी होती है, पीछे देखो तो बोले कौन से अंकल जा रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे बाल और ठुमक के। आगे से देखोगे तो तुम्हें आंटी दिखेगी। तो ये होता है, इसको याद रखेंगे। जैसे यहीं पे मान लो ये पोपुआ है और पीछे घूम के देखेंगे तो इनको साउथ दिखाई देगा, मतलब क्लॉकवाइज हो गया पोपुआ के रिस्पेक्ट में। और मुझे साउथ तो इधर नॉर्थ होगा ना, इधर नॉर्थ होगा। और मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे एंटी क्लॉक दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आता है? जैसे ये कॉइल है, मान लो ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। ये तुम्हारा जो कॉइल है ना, वुड का कॉइल, लकड़ी का कॉइल है। अगर वुड का कॉइल है तो इसको यहाँ से छोड़ दिया तो इस ये जो नीचे गिरेगा वो जी से गिरेगा, क्योंकि वुड के कॉइल में तो करंट इंड्यूस हो ही नहीं सकता ना, फ्लक्स चेंज होगा तो भी। वुड में कैसे करंट फ्लो करा लेगा? करंट फ्लो कराएगा कंडक्टर में ना। एक और देख, जैसे ये टूटा हुआ तार है, यहाँ से मैग्नेट को छोड़ देगा तो ये सीधा नीचे गिरता जाएगा A बराबर G से, क्योंकि टूटे हुए तार में करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। हाँ, अगर कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा इसके नीचे गिरने से।
क्यों करंट इंड्यूस होगा? क्योंकि ये फ्लक्स चेंज होने से, अब फ्लक्स चेंज होने से इसको दिक्कत ही अपोज करेगा, अपोज करेगा तो इसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड बना के, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो ये जो नीचे गिरेगा ए इज लेस देन जी से गिरेगा। ये क्लियर बात आपको पता है? और बहुत सारे सवाल अभी हम और करेंगे इस पे। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, ईएमआई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे फ्लक्स होता है बेटा बी ए कॉस थीटा, तो कितना करंट इंड्यूस होगा? अगर किसी कॉइल से जब तुम्हारा फ्लक्स चेंज हुआ है, किसी कॉइल से जब तुम्हारा फ्लक्स चेंज हुआ है तो उससे करंट बहा, कितना करंट बहा बताओ? तो फैराडे कहते हैं कि एक्चुअल में बैटरी बन जाता है, बैटरी बनेगा तभी तो करंट होगा। एक्चुअल में फिजिकल बैटरी नहीं, फ्लक्स चेंज करने से बैटरी बन जाता है, उसके वजह से करंट होता है। तो बैटरी कितना बहता है? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जो इस लूप में जहां से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें ईएमएफ बनेगा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए आता है। अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है किसी इंस्टेंट पे, और एवरेज अगर किसी डेल्टा टाइम में आपको देखना है तो वो होता है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो सर फ्लक्स कितना पास कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड करेगा, हाँ, और किस रेट से चेंज हो रहा है तो कितने देर में कितना फ्लक्स चेंज हुआ है उसके बराबर डायरेक्ट ईएमएफ होता है। हाँ, तो यहां पे अगर ये लोहे का रॉड लूप हो, तो वुड का लूप हो, तो इसमें बैटरी बनेगा। हाँ, लेकिन सर नॉन कंडक्टिंग में तो बैटरी नहीं बनता है, नॉन कंडक्टिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा, बैटरी तो बन सकता है। तो फैराडे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, फैराडे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, कमेंट कर दो। फैराडे क्या कहता है, याद है तो कमेंट कर दे प्लीज, कम ऑन। लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, टूटा हुआ तार हो, नया पुराना सामान हो, कॉपी किताब हो, सब में ईएमएफ इंड्यूस करा देगा, सब में ईएमएफ इंड्यूस करा देगा तेरा फैराडे, सब में ईएमएफ इंड्यूस करा देगा। क्यों? क्योंकि ईएमएफ तो डेल्टा फाइव डेल्टा टी होता है, वुड का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, सब में फ्लक्स चेंज हो सकता है अगर लूप है तो ईएमएफ सब में इंड्यूस होता है, याद रखिएगा। लेकिन करंट सिर्फ कंडक्टिंग और क्लोज में बहता है। करंट कितना बहेगा? अगर करंट बह रहा है तो करंट होता है ईएमएफ बाई आर, तो ये होगा डी फाइव बाई डी टी बटा आर, ये आएगा। यहाँ पे एवरेज करंट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट था ये, एवरेज करंट क्या होगा? एवरेज करंट होगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी आर। अच्छा, करंट को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर डेल्टा टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, मतलब टोटल चार्ज इंड्यूस्ड या टोटल चार्ज फ्लोज इज डेल्टा फाइव बाई आर। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, कितना फ्लक्स चेंज हुआ है बटा रेसिस्टेंस होता है टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, टोटल चार्ज फ्लोज थ्रू द लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे जो सवाल बन सकते हैं ना, उसका डायमेंशन देखना। फ्लक्स बराबर है बेटा बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? अभी बताया 3 तरीके से। मान लो कि ये लूप है, इसका मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेशन दोनों सेम है, एरिया को कम ज्यादा कर रहे हैं। एरिया कम ज्यादा कैसे होगा? रेडियस चेंज होने से। तो सबसे पहला सवाल यहां पे बनता है ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, एरिया बाहर है, तो ये एंगल हो गया 0 डिग्री, cos 0 डी ए बाई डी टी। तो तुम्हारा ईएमएफ बराबर आ गया, ईएमएफ बराबर हो गया डी फाइव बाई डी टी, ये आया है बी डी ए बाई डी टी। अगर एरिया को लूप है पाई आर स्क्वायर रखोगे तो बी पाई बाहर डी आर स्क्वायर बाई डी टी। ये एक सवाल बनता है, आपने किया है क्या? हाँ सर, ऐसे सवाल किए हैं कि वो लिखा होता है कि रेडियस चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस डी आर बाई डी टी आर नॉट है, यहाँ से डी आर स्क्वायर बाई डी टी को लिखेंगे 2r लेकर लेना, बी पाई आर स्क्वायर का अगर आर के साथ करता तो यह था 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ये तेरा सवाल ही पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। दूसरा होता है बेटा ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, जहां पे तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। एरिया बाहर, एंगल जो भी होगा 0 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी लिखोगे इंटू डी वी बाई डी टी। ऐसे सवाल में क्या होता है, मतलब जब रेडियस चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो 5 टेस्ला दिया होगा, लेकिन कई बार मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा बी नॉट टी स्क्वायर, एरिया कांस्टेंट होगा, एंगल 0 होगा या कांस्टेंट होगा, बी की वैल्यू बी नॉट टी स्क्वायर, बी नॉट टी स्क्वायर रखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां से तेरा ईएमएफ आ जाएगा एरिया इंटू डीवी बाई डी टी, अगर ये 0 डिग्री है तो, नहीं तो कॉस थीटा लिखो। तीसरा सवाल बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, एरिया भी कांस्टेंट होगा, थीटा चेंज हो रहा हो। मतलब मान लो कि इसको ऐसे में घुमा दो तो अभी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तुम्हारी तरफ है और ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे कॉस ओमेगा टी
विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। यहां से बी ए कॉन्स्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, माइनस भी आएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम बस, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डी टी के साथ करोगे ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये ईएमएफ बराबर आ जाएगा ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ तुमसे पूछेगा तो साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी बी ओमेगा ए आ जाएगा, बी ओमेगा ए आ जाएगा। इसी से बनता है एसी जनरेटर, ये पूरा एसी जनरेटर ही हो गया। एसी जनरेटर में एन लूप होंगे तो एन से मल्टीप्लाई करेगा, देखो एन बी ए ओमेगा ए, एन बी ओमेगा ए आ गया। तो इसी 3 तरह के इस पर सवाल बनते हैं, चौथा कोई सवाल इस पर नहीं बनता है, चौथा कोई भी सवाल इस पर नहीं बनता, इसी 3 तरह के सवाल बनते और ये 3 कर लिए आपका काम हो गया। तो लेकिन हम कैसे समझेंगे कि यही करना है? भाई तुमसे ईएमएफ की वैल्यू या करंट की वैल्यू पूछ रही है और तुम्हें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अच्छा 2 चेंज कर दिया तो रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड, देखा है कभी सवाल? ईमानदारी से बता, रिकॉल कर, दिमाग पे माथा जोर मार, बता, दीवार सर को मार दीवार पे और सोच, देखा है कभी मैग्नेटिक फील्ड एरिया दोनों चेंज कर दे? आईटी में भी नहीं पूछते। तो सर हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो सवाल नहीं कराओगे आज? कराऊंगा सब कराऊंगा। देख रेल प्रॉब्लम समझ, रेल प्रॉब्लम ये था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम गधों की तरफ आ रही है, बहुत सारे सवाल कराऊंगा भाई अभी तो देख। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम गधों की तरफ आ रही है, ये रॉड है, ये लेंथ है किसी इंस्टेंट पे x, इसकी लेंथ है l और ये v वेलोसिटी से चल रही है। तो जैसे से आगे जाएगा तो किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड x इंटू एल, डी फाई बाई डी टी तेरा ईएमएफ हो जाएगा। हाँ सर ईएमएफ हो जाएगा, तो ईएमएफ हो जाएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी, सी फ्लक्स को डिफरेंशिएट किया तो ईएमएफ आ गया तेरा बी एल और रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी होगा बी एल वी। इसी को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ इन दिस लूप, बी एल वी। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर जाएगा? करंट होता है ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस, ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस बी एल वी बाई आर, ये तो होगा बी एल वी बाई आर। अच्छा जब करंट फ्लो करेगा इसमें, मान लो आगे जा रहा है, पता तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, आगे जा रहा तो डॉट भर रहा तो क्रॉस बनाएगा, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज ऐसे करंट आएगा। तो इस करंट की वजह से ये करंट कैरिंग वायर हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है बिल, बी आई एल। अब यहां से बी एल तो रहने दो, आई की वैल्यू ये रही बी एल वी बाई आर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल 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 स्क्वायर वी बाई आर। इतना फोर्स लगेगा इस पे, किधर लगेगा? करंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो इधर, मतलब ये फोर्स इसको आगे चलने से रोकेगा तो इसकी स्पीड कम हो सकती है। तो बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाओगे जो ये कांस्टेंट स्पीड से चले? तो इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा दो जितना ये फोर्स लग रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना पावर डिलीवर करेगा? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर वी आर। तो जब भी किसी रॉड को पूछे कि रॉड को हम खींच रहे हैं बाहर की तरफ, बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ईएमएफ बी एल वी तेरा ईएमएफ होता है और करंट होता है तेरा बी वी एल बाई आर, फोर्स होता है तेरा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। आर पे बी स्क्वायर कर दे एल स्क्वायर कर दे, लेकिन वी को बचा के रखे होगी, पावर लिखेगा तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर करना है, फोर्स को वी से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब अब इसमें नया सवाल एक और बनते हैं कि वर्क डन कितना होगा इसको यहां से यहां तक एल लेंथ खींचने के लिए? तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स तुम्हें पता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू डिस्टेंस, जितना खींचोगे उतना इसका वर्क डन हो जाएगा। पता मुन्ना सर मजा आ गया लोग। इसी को हॉल ने बोला कि नहीं ये लूप की वजह से नहीं होता है, जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, क्या करता हुआ जाएगा? कट करता हुआ जाएगा। एल लेंथ का रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके एंड में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस ईएमएफ की वैल्यू होती है बी वी एल मैग्नीट्यूड, लेकिन इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं वी क्रॉस बी डॉट एल। ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लेंथ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जब तीनों म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तभी इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हॉल इफेक्ट सबसे लास्ट में इन्वेंट हुआ। जैसे मान लो कि ये रॉड है और ये v वेलोसिटी से आगे चल रही है, ये इसका लेंथ है, तो दोनों के एंड में इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तो ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड को तो कहीं भी रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान ले ये एल लेंथ का रॉड है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेलोसिटी इधर, तो वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर है, लेकिन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। अगर मान लो कि ये तेरा एक वायर है, चलो ऐसा वायर है, ये पूरा वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है बेटा,
ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ बाहर की तरफ है, और ये बेटा आगे चल रहा है v वेलोसिटी से। अब बताओ इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? जब वायर सीधा हो तो L लेंगे, वायर टेढ़ा मेरा हो तो L इफेक्टिव लेंगे। L इफेक्टिव होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, तो ये तेरा L इफेक्टिव होगा एक्चुअल में, और ये L इफेक्टिव कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी v लेंथ के पैरेलल हो गई, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा? 0। वेलोसिटी लेंथ के क्या है? पैरेलल है। अच्छा मान लो ऐसा है तेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे एक रॉड रखी है, उसको v वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो ईएमएफ 0 आएगा। यहाँ पे ईएमएफ क्यों आया है? क्योंकि वेलोसिटी x में, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा z में बाहर की तरफ, और ये y में, लेंथ y में। अब इंड्यूस ईएमएफ किधर हायर पोटेंशियल होगा? मान लो ये x है, y है, किधर हायर पोटेंशियल होगा? वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, थंब जिधर जाएगा उधर हायर पोटेंशियल होगा, मतलब Vy माइनस Vx तेरा इंड्यूस ईएमएफ आएगा BVL। Vy इज एट हायर पोटेंशियल देन x, और रॉड सीधा है तो BLV, और टेढ़ा है तो BVL, L इफेक्टिव लेंगे, और उसमें भी रॉड टेढ़ा है तो एक चीज और देखेंगे, BVL इफेक्टिव मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड, ये बस आपको ध्यान देना है, बात एकदम झमाझम क्लियर हो जाएगा। सवाल कराऊंगा फिर, रुक जाओ। अब मान लो रोटेशनल ईएमएफ, ये रॉड है और इसको इस एंड से हिंज कर दिया, ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके उस एंड के रिस्पेक्ट में जो फिक्स्ड है, उसके एंड के रिस्पेक्ट में किसी भी लेंथ में इंड्यूस ईएमएफ देखेंगे तो जो ईएमएफ आएगा वो OA बराबर आएगा हाफ बी ओमेगा L इफेक्टिव का होल स्क्वायर। अगेन L इफेक्टिव इज इफेक्टिव लेंथ फ्रॉम हिंज पॉइंट टू द अदर पॉइंट जिसके बीच में आपको निकालना है। जैसे मान लो बी पॉइंट हमने यहां बना लिया, तो इंड्यूस ईएमएफ बेटा जो होगा आपका ओबी के बीच में होगा हाफ बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका आधा लेंथ है, 1/4 लोगे, जैसे भी लेना है आप लोगे। तो सर इंड्यूस ईएमएफ बीए क्या हो जाएगा? बीए हो जाएगा जितना ईएमएफ आपको पूरे रॉड में ओए में आया होगा उसमें से ईएमएफ आप ओबी का माइनस कर दो, तो ये आएगा 3/8 बी ओमेगा L स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना, ये करोगे तो क्या आएगा? 1/8 बी ओमेगा L स्क्वायर, क्योंकि 2 का L स्क्वायर 4, 4 दूना 8 ही आएगा। बोलो सोचो, सही है? एकदम मजा आ रहा है। अब इसमें जैसे मान लो हाफ रिंग है, इसको यहाँ से हिंज कर दिया और ऐसे ओमेगा से घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ईएमएफ बिटवीन OB, O और ये B, वो होगा हाफ बी ओमेगा 2r का होल स्क्वायर, जो कि इफेक्टिव लेंथ होगा यहां से यहां, 2r का होल स्क्वायर। क्या होगा? 2r का होल स्क्वायर। आंसर बताइए क्या होगा? हाफ बी ओमेगा 4r स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? सब तो झमाझम एकदम क्लियर लग रहा है, सब एकदम पिक्चर एकदम सेट है। अब देखो, जैसे ये डिस्क है और डिस्क को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया, मान ले, एक मिनट, डिस्क को इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया, जिसका रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इसके एंड और सरकमफ्रेंस के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा ओ एंड सरकमफ्रेंस, ओ ए बोल दे, हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, सॉरी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, बढ़िया, एकदम सही है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है असली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो असली कौन सा? असली जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो ड्यू टू रेस्ट चार्ज आता है, ड्यू टू रेस्ट चार्ज आता है, जो कि कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। वर्क डन क्लोज पाथ में E.dl क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। अब उसी के उल्टा एक अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको कहते हैं हम नकली इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखने के लिए मैं बताऊं, नकली मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से आता है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बदल रहा होगा, जिसको कहते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है,
फॉर्म्स ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, फॉर्म्स क्लोज लूप, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू 0। इनफैक्ट डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। क्यों होता है डी फाइव बाई डी टी? तो एक बात बताओ, ई इंड्यूस डॉट डी एल का तुम क्लोज लूप में, क्योंकि क्लोज फॉर्म बनाते हैं, क्लोज लूप में करोगे तो ई डॉट डी एल तो ईएमएफ होता है। हाँ सर, ई डॉट डी एल तो ईएमएफ होता है, लेकिन क्लोज लूप में ईएमएफ 0 हो जाएगा जब कंजर्वेटिव फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा। लेकिन इसमें हो जाएगा ईएमएफ, और ईएमएफ को हम डी फाइव बाई डी टी कहते हैं। हो गए लोग, चल खत्म। हाँ हो गए लोग, बड़ा 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 बड़ा। अच्छा मोहन, हो गए लोग। तो यहां से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड डॉट डी एल इज इक्वल टू ए बाहर, फाइव को लिखोगे बी ए इंटू डीबी बाई डी टी। तो डीबी बाई डी टी ही क्यों, डी बाई डी टी क्यों नहीं? क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो बी के साथ बी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ। ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में प्रेजेंट, कैपिटल आर रीजन में, और तुम्हें जो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुम्हें पता है इससे आर डिस्टेंस पे अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इंड्यूस वाला। तो डेरिवेशन को गोली मार, एक चीज समझ, अंदर में सोर्स के अंदर ही तो है, अंदर में एक तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ निकाल रहे, इनसाइड, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल। अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, दुनिया का कोई भी चीज, सुन ला, सुन ले ला 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 ला, सुन ले ला ला, दुनिया का कोई भी चीज अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो आर तो आ आएगा सर। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई डी टी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। हाँ, डी बाई डी टी पे डिपेंड करेगा सर। अब कुछ नहीं, डायमेंशन मैच कर गया। क्यू ई बराबर क्यू वी बी, क्यू से क्यू कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो एकदम ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिली कि नहीं, एकदम ही एक्सट्रीम मतलब सुख की अनुभूति हुई कि नहीं आपको? तो बड़ा सुंदर है सर। एक दो भी आता है, दो कांस्टेंट है, चल दो डिवाइड कर ली, ये आगे फिर तेरा। तो ई इन में डी बाई डी टी तो होगा ही होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आर बाई टू। लेकिन सर बाहर में अगर जाके देखेंगे, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होना चाहिए, तो आर नीचे, लेकिन डायमेंशन तो ऊपर आना चाहिए, तो आर स्क्वायर डी बाई डी टी, टू का फैक्टर आता है, बाहर में हो गया। ग्राफ बनाओगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम का, ऐसा बनेगा। अंदर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बाहर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, खत्म। एसी जनरेटर बेटा, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। मान लो कि यहां पे एक तुम्हारा स्क्वायर लूप है और इस स्क्वायर लूप का एरिया है ये, और ऐसे ऐसे टोटल हमने एन लूप ले लिए। टोटल क्या ले लिए, एन लूप ले लिए, एन लूप ले लिए। और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा है ऐसे है, चल इधर है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा, इधर है, और एरिया है सामने की तरफ, एरिया हमारी तरफ है, एरिया हमारी तरफ है ऐसे। तो ये किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल बन रहा है, और इसको ऐसे ऐसे मैं घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं घुमाऊंगा, तो फ्लक्स आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। अच्छा, फ्लक्स तो एक लूप में आया, ये एक लूप में है, टोटल एन लूप में फ्लक्स क्या होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी होगा एन बी ए बाहर, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ई एम एफ ही डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। देखो एन ए बी डब्ल्यू, देखो एन ए बी डब्ल्यू साइन ओमेगा टी, और सबसे ज्यादा तुमसे पूछेगा मैक्सिमम फ्लक्स, तो ये मैक्सिमम करोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। मैक्सिमम फ्लक्स आता है तेरा नवाब, एन ए बी बाब, नवाब, नवाब। और जहां पे ओमेगा है बेटा तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ लिखोगे, एन ए बी 2 पाई एफ, ये होगा तेरा मैक्सिमम एफ। ये एसी जनरेटर का कंसेप्ट है, इस पे सवाल जनरली पूछे जाते हैं, इस पर सवाल तुमसे पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? बहुत सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जरा समझना क्या होता है। आजकल के रिश्ते कहाँ इतने अच्छे, ओ चाचा मोहन, आजकल के रिश्ते कहाँ इतने अच्छे।
आजकल के रिश्ते कहाँ इतने अच्छे, इसीलिए तो हम, अरे नहीं क्या था यार, भूल गया। तुम कमेंट करके बताओ तो क्या था, वो याद है? तुमको याद है रे चाचा मोहन? हाँ हाँ, हमको याद आ गया। आजकल के रिश्ते, आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे, आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे, इसीलिए तो हम अकेले ही हैं। तो कितने लोग अकेले ही हैं, अच्छे जरा बताइए प्लीज। तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा करंट बह रहा आई, यहाँ पे तुम्हारा करंट बह रहा आई, इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप है n, लेंथ है स्मॉल l और एरिया है a, ठीक है। तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? तो फ्लक्स होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। एरिया आपका ए और टोटल नंबर ऑफ लूप एन। एक लूप से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एक लूप का एरिया, टोटल लूप से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन, एक मिनट, स्मॉल एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, कैपिटल एन बाई एल ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल, कैपिटल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल, हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू एल, स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन का होल स्क्वायर ए एल इंटू आई, ये बनेगा क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है, ए एल इंटू आई, ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया। और इस फ्लक्स में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल तुम्हारा कांस्टेंट है और आई वेरिएबल हो सकता है। सबसे आसानी तरीके से हम आई वेरी करेंगे, इसको हम बोल देते हैं बेटा एल, इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो फाई बराबर होता है एल आई, एल डिफाइन हो जाता है फाई बाई आई, फाई मतलब तुम्हारा वेबर, वेबर पर एम्पियर, इसी को कहते हैं वेबर पर एम्पियर को हेनरी, हेनरी, ये इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स अपने से इंड्यूस किया। एल की वैल्यू यहाँ पे आएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनोइड के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। देखिए ना, सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन सिर्फ तभी जब स्मॉल एन को कांस्टेंट मानोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट मानते हो। तो इसका एक फॉर्मूला और यहाँ से लिख सकते हैं, एल बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन का स्क्वायर बटा स्मॉल एल का स्क्वायर, ए इंटू स्मॉल एल से स्मॉल एल कटेगा, एल बचेगा, एल बराबर आ गया म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बटा एल, सेल्फ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब यहाँ पे एल वर्सेस स्मॉल एल का ग्राफ बनाओगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। अब है मेन इंपॉर्टेंट बात की, जैसे मान लो ये तुम्हारा सोलेनोइड है, यहाँ से करंट जा रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स होगा एल के बराबर, और फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पे हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अब एक फार्मूला ये भी याद रख सकते हो, L1 I1 बराबर L2 I2, किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम L को चेंज करोगे, L1 से L2 कर दोगे, तो करंट चेंज होगा लेकिन फ्लक्स को कांस्टेंट बना के रखेगा। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एक सोलेनोइड है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो फाई बराबर एल आई में तुम्हारा फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फाई कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ईएमएफ हो जाएगा जीरो, मतलब कोई भी लिंक ईएमएफ या बैक ईएमएफ नहीं आएगा अगर कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, या मैं कह दूं कि डीसी करंट पास कर रहा है, डीसी करंट ही तो कांस्टेंट करंट है। सोलेनोइड से अगर कोई कांस्टेंट करंट पास कर रहा है तो सोलेनोइड कोई भी इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ पैदा नहीं करता। लेकिन मान लो कि ये तुम्हारा सोलेनोइड है, इसमें करंट जा रहा है आई, करंट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो फाई था वो एल आई के बराबर है। अब मान लो करंट वेरिएबल है, करंट वेरिएबल तो फाई तुम्हारा एल आई वेरिएबल होगा, और अगर ये वेरिएबल है तो डी फाई बाई डी टी तेरा आएगा ईएमएफ, ईएमएफ में देख एल तो तेरा कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी, तो ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें दो तरीके से देखना होता है कि बैक ईएमएफ का हायर लोअर पोटेंशियल किधर होगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो सोलेनोइड नहीं चाहता था करंट बढ़े, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट के बैटरी बनाएगा ताकि करंट की वैल्यू को कम कर पाए, उल्टी करंट बहाने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे तेरा करंट ही घट रहा था, तो ये बैक ईएमएफ आगे की तरफ बनेगा, और इसके वैल्यू तो एल डी आई बाई डी टी होगी, बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, एल डी आई बाई डी टी होगी, एल डी आई बाई डी टी होगी, एल डी आई बाई डी टी होगी। और डायरेक्शन किधर, अगर करंट घट रहा है तो उसी की तरफ, और करंट बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट, करंट घट रहा है तो उसी की तरफ, करंट बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट। अच्छा, जो ईएमएफ है उसको हम लिखते हैं वी वोल्ट एल डी आई बाई टी। अब जो पावर होता है, पावर तो होता है वी इंटू आई, तो पावर को हम लिख सकते हैं डी ई बाई डी टी, पावर को लिख सकते हैं डी बाई डी टी, वी को लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ठीक है। तो डी टी से डी टी कट जाएगा, डी ई बराबर आएगा एल आई इंटू डी आई, एल आई इंटू डी आई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ,
तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एल आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर इज देयर एनर्जी स्टोर्ड। जब अगर किसी इंडक्टर में आई करंट बह रहा है तो आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है, इतना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगा अगर, यू ई बाई वी वॉल्यूम, ये हो गया यू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम हो गया तुम्हारा एरिया इंटू लेंथ, ये आ गया। सही है, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी बाई टोटल वॉल्यूम। इसको सॉल्व करके निकालो तो आ जाएगा हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये है एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। एनर्जी डेंसिटी को ये भी लिख सकते हो, एनर्जी डेंसिटी को ये भी लिख सकते हो, टोटल एनर्जी बटा टोटल वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी को ये लिख सकता हूँ क्या, हाफ बी स्क्वायर बटा म्यू वन इंटू एल। और हैंग कर गया हमारा युगांडियन दिमाग, युगांडियन दिमाग हैंग कर गया। अब डैश सुन, ये टोटल एनर्जी ई से लिखा है मैंने, ये क्या है एनर्जी डेंसिटी, एक यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड, और उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी नहीं होगी क्या, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है क्या ये बात, और मजा आ गया एकदम, धुआं धुआं हो गया, उद्देश्य भी यही था। क्लियर है क्या, चलो याद रखना बेटा, याद रखना अगर कहीं से करंट बढ़ रहा है और वो कांस्टेंट है तो कोई भी बैक ईएमएफ नहीं आएगा। अगर करंट बह रहा है, जैसे यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो इसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा बैटरी बनेगा। करंट ऐसे बह रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जिसके ईएमएफ की वैल्यू होगी एल डी आई बाई डी टी। और अगर ये इंडक्टर है और करंट ऐसे बह रहा है, करंट घट रहा है, तो करंट जिधर बह रहा था उसी के डायरेक्शन में बैटरी बनेगी, एल डी आई बाई डी टी के बराबर, एल डी आई बाई डी टी के बराबर। अब है आरएल सर्किट। आरएल सर्किट में बेटा दो बातें आपको याद रखना है कि इंडक्टर है तुम्हारा शाहरुख खान, नहीं अमिताभ बच्चन, बैटरी है तुम्हारा शाहरुख खान, ये एल है ये आर है। तो जब तुम की को क्लोज करोगे, की इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडक्टर पूरा ही पूरा बैटरी के बराबर होगा, पूरा का पूरा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। रेसिस्टर में जो पोटेंशियल इंडक्टर का वी एल है, ये वी आर है, रेसिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आई आर होता है, और ये करंट टी इज इक्वल टू जीरो पे नहीं बहता है तो ये जीरो होगा। मतलब इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, ओपन वायर एट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये करंट नहीं बहने देगा, टूट जाएगा वायर, करंट नहीं बहने देगा। टूट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया, टूट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आया कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा, तो यहां से और यहां के बीच में कोई करंट तो बहा नहीं, तो इस पॉइंट के बीच में बैटरी तो है, इन दोनों पॉइंट के बीच में इन्हीं में बैटरी के बराबर। तो इतना याद रखना है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर, एंड इसका उल्टा होता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर बिहेव एज अ सिंपल वायर, एट टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर बिहेव एज अ सिंपल वायर, एंड टी इज इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव एज ओपन वायर। अब धीरे 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 तुम्हारा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये वाला जो पोटेंशियल है ना ये घटेगा और इसकी पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब करंट एस्टेब्लिश, करंट क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा। करंट का टाइम के साथ इक्वेशन बनता है आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई का पावर टी बाई टाउ। टी टाउ की वैल्यू होती है एल आर, टाउ की वैल्यू होती है एल वाई आर, एल वाई आर। करंट का ग्राफ टाइम के साथ देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले करंट जीरो था, टाइम के साथ ऐसे ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। फाइनली एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा कि जब धीरे धीरे करंट बहते 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 मैक्सिमम करंट एस्टेब्लिश हो जाए, तो मैक्सिमम करंट जब एस्टेब्लिश होगा तो वो होगा यहाँ पे करंट जब मैक्सिमम कांस्टेंट हो गया, तो जब कांस्टेंट करंट बहता है तो इसमें बैक ईएमएफ नहीं होता है, मतलब इंडक्टर में कोई बैक ईएमएफ नहीं होगा, इंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। तो ये एकदम सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है, सिंपल वायर, इंडक्टर बिकम सिंपल वायर, इंडक्टर बिकम सिंपल वायर, ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, सीधी तार जैसा बिहेव करेगा। तो समझ गए, एकदम सीधी वायर जैसा बिहेव करेगा, हाँ एकदम सीधी वायर जैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, एकदम सिंपल वायर जैसा। तो ये सिंपल वायर, ये पूरा पोटेंशियल इसमें जाएगा, तो करंट जो मैक्सिमम फ्लो करेगा वो वी बाई आर करेगा, और इस केस में आपकी एनर्जी आ जाएगी हाफ एल आई मैक्स का। यहाँ पे एनर्जी तो करंट ही नहीं है, तो इंडक्टर में एनर्जी ही जीरो रहेगा।
बस इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L1 इसकी L2 है, L इक्विवेलेंट क्या होगी, L1 प्लस L2 होगी सीरीज में, ठीक है। और पैरेलल अगर है तो याद रखिएगा L1 L2 तो सिंपल L इक्विवेलेंट होता है L1 L2 बटा L1 प्लस L2। रेसिस्टेंस की तरह इंडक्टर भी सीरीज पैरेलल में बहुत आसानी से ऐड होता है, बहुत आसानी से ऐड होता है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है साहब, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है कि ये कहता है कि मैं तेरे में फ्लक्स इंड्यूस कराऊंगा, ये कहता है मैं तेरे में कराऊंगा, ये कहता है हम तुमको तंग करेंगे, तुम भी हमको तंग करना, ज्यादा कम मत करना, उतना उतना ही तंग करना। क्या कहता है, हम भी तुमको तंग करेंगे, तुम भी हमको तंग करना, अपने आप को तंग क्यों कर रहे हो। सेल्फ इंडक्टेंस कहता है कि हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे, इसीलिए तो सेल्फ इंडक्टेंस कहता है हम अकेले नहीं हैं अच्छे, हम अपने आप में ही फ्लक्स चेंज करा के खुद ही मजे लेते हैं, फ्लक्स चेंज करा के खुद ही बैक ईएमएफ करता है, खुद ही आपस में खेलता रहता है ना। जैसे होता है ना, घर में कोई बच्चा अकेला हो तो खुद ही चोर पुलिस खेल रहा है, खुद ही कभी चोर बन रहा कभी पुलिस बन रहा। तो ये कहता है कि अरे बच्चे अभी तुम हमसे कहाँ मिले हो, अब हम दिखाते हैं एक दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस कराते हैं। तो ये एक दूसरे में फ्लक्स इंड्यूस कराएगा, तो कहता है ठीक हम एक दूसरे में कराएंगे तो सही, लेकिन एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है, कहता है तुम मुझे उतना ही तंग करना जितना मैं तुम्हें करता हूँ, ज्यादा मत कम मत करना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी रेडियस है R1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसकी रेडियस है R2, नंबर ऑफ टर्न्स है N2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x। ये कॉइल 1, ये कॉइल 2। तो सबसे बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला पहले समझो कि फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1 बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन 1। मतलब दूसरे में फ्लक्स एक की वजह से लिखेंगे तो पहले में करंट है, दूसरे में फ्लक्स पहले की वजह से तो पहले का करंट। अब यहाँ पे d(I21/dt) लिखोगे तो आएगा EMF in coil 2 due to 1 is equal to mutual inductance M21 into di1/dt। तो रेट ऑफ चेंज इन करंट किसमें लिखा है, पहले में रेट ऑफ चेंज इन करंट की वजह से दूसरे में इंड्यूस EMF, वहां भी था, याद करो वहां भी था EMF इज इक्वल टू LdI/dt। तो जिसमें आप करंट चेंज कर रहे हो उसी का सेल्फ इंडक्टेंस उसी में EMF। ये कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू di1/dt। हाँ, और M12 बराबर M21 होता है, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले बराबर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे EMF हो जाएगा 1-2, मतलब पहले में दूसरे की वजह से M21 di2/dt। पहले में इंड्यूस हुआ दूसरे की वजह से, तो दूसरे का रेट ऑफ चेंज इन करंट लिखेंगे। क्या करेंगे, दूसरे का रेट ऑफ चेंज इन करंट लिखेंगे। तब एकदम झमाझम मजा आ गए लोग। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस देखोगे, इसके और दूसरे वजह से जो आता है वो आता है कुछ म्यू नॉट N1 N2, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 2x3, कुछ ही आता है। तो रटे हुए एकदम अरे झमाझम। ये तुम इतना याद रखना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, दोनों के रेडियस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे तो ये M12 है कि M21 है पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी खुले में पूरी आ रही है, दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है ना, देखो। अच्छा, दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है। अच्छा, एक होता है कि जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K√L1L2। मान लीजिए इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2, इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ना वो M बराबर K√L1L2 के बराबर होता है, जहाँ पे K है कपलिंग कॉन्स्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट आपको बता देगा कि कितना है, K0 भी हो सकता है, K1 भी हो सकता है, सिचुएशन पे बेस्ड होता है कपलिंग कांस्टेंट, वो तुमको क्या करेगा बता देगा। अब देखो मान लो ऐसे ऐसे मैंने दो इंडक्टर रखे हैं और सेम डायरेक्शन में फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो इसका L इक्विवेलेंट जो आएगा वो L1 इसका सेल्फ इंडक्टेंस प्लस इसका सेल्फ इंडक्टेंस प्लस 2 प्लस माइनस 2M आएगा। सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे बेटा तुम्हारा प्लस ही आ जाएगा, प्लस 2M। अरे प्लस 2M क्या बताता है, ये प्लस 2M क्या बताता है, तो ध्यान से अच्छे से विजुअलाइज करिएगा प्लीज, ध्यान से अच्छे से विजुअलाइज करिएगा प्लीज। L1 है सेल्फ इंडक्टेंस पहले का, L2 है दूसरे का, और एक बार इसने इसमें कराया और इसने इसमें कराया, तो टोटल मैं कंबाइंडली यहां से यहां तक का इंडक्टेंस देखूंगा, तो एक ने खुद का कराया तो L1, दूसरे ने भी खुद का कराया L2, पहले ने दूसरे में कराया, दूसरे ने पहले में कराया, तो दो बार हुआ ना म्यूचुअल, एक बार इसका सेल्फ, एक बार इसका सेल्फ और दो बार म्यूचुअल। और म्यूचुअल को हम लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M को लिख सकते हैं K√L1L2। तो ये तुम्हारा एक मोटा मोटा फॉर्मूला बनता है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत होती है। क्लियर है क्या, ये है तुम्हारा L इक्विवेलेंट की, समझ में आया।
ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी है। उसके बाद ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर की बात करोगे तो ये इंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, इसमें किसी इंस्टेंट पे एल डी आई बाई डी टी ई एम एफ था, उसको तुरंत आपने एक रेसिस्टेंस से जोड़ दिया, तो इसकी रेसिस्टेंस की पोटेंशियल इसकी पोटेंशियल बराबर होगी। रेसिस्टेंस की पोटेंशियल होती है आई आर, जो कि होगा एल डी आई बाई डी टी। तो धीरे धीरे तुम्हारा करंट यहाँ पे घटेगा, तो ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे घटती जाएगी, करंट भी घटता जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा आई वर्सेस टी का कुछ ऐसा बनेगा। इक्वेशन बनेगा आई बराबर आई मैक्स जो स्टार्टिंग में था ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। सिंपल रिलेशन होता है, इस पे कोई खास सवाल आता नहीं है। चार्जिंग पे बेस तुम्हारे बहुत सारे सवाल आते हैं। अब है सर ईडी करंट। ईडी करंट क्या होता है? जब भी किसी वायर में करंट बहता है तो उसको कहते हैं कि करंट है, ड्रिफ्ट करंट है। लेकिन जैसे प्लेट है, मान लो ये प्लेट है और इस प्लेट में तुम्हारा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो ये क्या कहता है, इस प्लेट में करंट ऐसे ऐसे फ्लो करता है, ऐसे करंट फ्लो करता है, जिसको हम ईडी करंट कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ईडी करंट। ईडी करंट प्लेट में बहता है, प्लेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने। ईडी करंट प्लेट से बहता है, प्लेट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से। इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। हाँ, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है? मैग्नेटिक जो ट्रेन्स होते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स में, इलेक्ट्रिक मीटल्स में, मैग्नेटिक फर्नेस में। तो इस तरीके के इसके 2-3 यूज है, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्या मैंने आपको सारी चीजें सीक्वेंस में सब कुछ बता दिया? कितना टाइम लगा देखता हूँ एक बार, 50 मिनट मैक्सिमम। लेकिन 50 मिनट लग गए सर आपको, कंसेप्ट होते बेटा। 10-10 मिनट में तो चमत्कार थोड़ी ना किया मैंने। रिलेटेड तुमको बताएं भी, क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, क्या लिमिटिंग, कैसे कैसे सवाल उस पर आ सकते हैं। ठीक है, चलो। द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल बाई, इंड्यूस ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल बाई। ये जेई का सवाल है, जेई 2023 में पूछा। इंड्यूस ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल बाई, इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में कैसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। 4 सिचुएशन दिया है, बोला कि इसमें से कौन सा सही है वो टिक करो। चलो स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो भाई, स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो भाई 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 भाई, स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो। चलो बताता हूँ। मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग द कॉइल कैन बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल, मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। गलत है ये तो। कैसे? मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट है। इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग द कॉइल विथ यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड, अगर इसको इसी में घुमाते रहोगे तो कहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है। दूसरा है मूविंग द कॉइल विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, अंदर में मैग्नेटिक चेंज नहीं होगा। रोटेटिंग द कॉइल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल को रोटेट करोगे तो आएगा बिल्कुल। चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेट, एरिया चेंज करोगे तो भी आएगा। पर एक रोटेशन में एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, ये दोनों तो गलत हो गए तुम्हारे ए और बी वाले, तो ए और बी वाले तो काट दे, ये काट दे, ये काट दे, और ये भी काट दे। बी वाले तो गलत है, तो मैंने आज ही सिखाया है। बचा तुम्हारा बी आंसर बस, तो सी और डी हो जाएगा। और डी तो पक्का सही है, सी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब तुम्हें बेस्ट पॉसिबल आंसर देना तो सी दोगे। क्लियर है क्या? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, fill in the blanks with words clock और एंटी क्लॉकवाइज। करंट इंड्यूस विल बी डैश डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये लूप है। अब इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारा एक्सटर्नल है वो क्रॉस है, वो बढ़ रहा है। तो इस लूप में कैसा करंट इंड्यूस होगा बताओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले देखो कि बाहर की तरफ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हाँ सर, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्रॉस बढ़ेगा तो डॉट बनाएगा, और डॉट मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा बाहर की तरफ, तभी बनेगा जब एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉक तुम्हारा क्या होगा, करंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, करंट इंड्यूस्ड इन ए बी सी रिस्पेक्टिवली विल बी, ए बी सी डायरेक्शन किधर होगा, ये तुम्हारा सिचुएशन दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है, मैंने आंसर भी दे दिया था, ये नोट्स में ही कराया है मैंने। और इससे ज्यादा मुश्किल सवाल बेटा नहीं आएंगे। अब क्रिएटिव है, अच्छे सवाल पहले से सफिशिएंट करा। अब देखो ये लूप है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसके वजह से मान लो करंट तुम्हारा ऊपर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो क्रॉस घट रहा है, तो ये क्रॉस बनाएगा, मतलब पहले में क्लॉकवाइज करंट। कैसा आएगा? क्लॉकवाइज करंट।
ये पास जा रहा है तो क्रॉस बढ़ रहा है, क्रॉस बढ़ेगा तो डॉट बनाएगा, डॉट के मतलब एंटी क्लॉक है, और ये इस वायर के पैरेलल ही चल रहा था, जो भी फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसमें करंट इंड्यूस क्या होगा, जीरो होगा, नो करंट। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट देखिए, कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड सोन बिलो, बी डॉट ए सोन बिलो, बी below B, a current is induced in a coil because B is a coil placed in a magnetic field and so on, मतलब coil है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, a current is induced in a coil because, चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से बताओ कौन सा सही होगा। अच्छा करंट दिया हुआ है कि इंड्यूस करंट ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा इंड्यूस करंट दिया हुआ है तो कैसा बी होगा वो पूछा है, इंड्यूस करंट दिया हुआ है तो बी कैसा होगा वो पूछा है, ठीक है समझ गए क्या? इंड्यूस करंट गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है और टाइम के साथ घट रहा है, आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, तो आउटवर्ड है और टाइम के साथ घट रहा है तो आउटवर्ड ही फील्ड आएगा, आउटवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से आता है, सही है। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, अब पैरेलल टू द प्लेन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो बढ़े या घटे फ्लक्स तो जीरो ही पास करेगा, तो उसकी वजह से तो कुछ होगा नहीं। आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा आउटवर्ड है और बढ़ रहा है, डॉट के बढ़ने से क्रॉस इंड्यूस होगा, क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज करंट, ये तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिया है। पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन होगा नहीं, ए आंसर आएगा, देखो ए आंसर दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, ये तुम्हारा करंट ऐसे आ रहा है और करंट टाइम के साथ घट रहा है, करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, इन दोनों ही कॉइल में इंड्यूस करंट क्या होगा, ये तुम्हारा एक होमवर्क है, स्लाइड 29 कर लो बेटा, कि कॉइल वाले सवाल कराई दिए हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, की है, की इज क्लोज्ड जस्ट आफ्टर की इज ओपन, तो जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, तो अभी तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि करंट नहीं है, ये मान लो बैटरी है, रेसिस्टेंस है यहाँ पे कॉइल, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ही तुम यहाँ पे, जैसे ही तुम यहाँ पे की को क्लोज करोगे तो करंट आएगा ऐसे नीचे की तरफ, करंट अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा इंड्यूस हो गया, डॉट, डॉट मतलब इसके वजह से डॉट आया, तो तुरंत से पहले तो जीरो था, ये डॉट आया, ये क्या चाहेगा, डॉट ना आए, डॉट को ना आने का अपोज कैसे करेगा, क्रॉस बना के, क्रॉस, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस। और जब तुम्हारा करंट मान लो ऐसे है, कांस्टेंट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया है ना, ऐसे है कांस्टेंट हो गया। अब जब की ओपन करोगे तो करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहेगा, डॉट से जीरो मतलब डॉट घट रहा है तो डॉट ही बनाएगा, डॉट बनाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट। कितने लोगों को समझ आ गया बता दो फटाफट, कितने लोगों को समझ आ गया, क्या ये बातें आपको समझ आ रही है बहुत अच्छे से? चलो एक सवाल और दे देता हूँ भाई मेरे, मान ले ये एक रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहाँ है, बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, और यहाँ पे एक लूप तुम्हारा अंदर की तरफ चल रहा है, देखो ये लूप, ये लूप तुम्हारा अंदर की तरफ चल रहा है, ऐसे अंदर की तरफ चल, तो जब ये अंदर जा रहा था उस इंस्टेंट पे, जब ये पूरा अंदर जा चुका था तब, और जब ये बाहर निकल रहा था तब, ए बी और सी में आपको बताना है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, स्लाइड 31। मान लो ये कॉइल है और ये कॉइल है, यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ है और ये नॉर्थ है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मैग्नेट इधर जा रहा है, ए और बी कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताइए, ए एंड बी में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताइए। होमवर्क स्लाइड 32, बेटा ये कमेंट जरूर करना, जरूर से जलूल करना, जलूल से जलूल करना, ठीक है भाई मेरे, जलूल से जलूल से जलूल, जलूल जलूल है, जलूल है, जलूल से जलूल, जलूल है, जलूल है, तू है जलूल है, जलूल है, ठीक है भाई, जलूल से जलूल कर। तो भाई 8-10 सवाल मैंने तुम्हें किस पे करा दिए, लेंज लॉ पे करा दिए। अब बारी है फैराडे की, अब बारी है फैराडे की, आ जाओ फैराडे चाचा। फैराडे क्या कहता है, डी5 कैसे, कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, 3 तरह के मैंने तुम्हें बताए, कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, 3 तरह के मैंने तुम्हें बताए, देखो देखो देखो, द द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, I बराबर
5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5, ये फ्लक्स है। If the resistance of the coil is 5 ohm, of course resistance ohm में होगा, the induced current through the coil at t is equal to 2 सेकेंड। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस फ्लक्स दिया हुआ है तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15t² प्लस 4 दूनी 8t प्लस 2, ये फ्लक्स हो गया। सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स हो गया, मतलब ईएमएफ हो गया। ईएमएफ कब देखना है? 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे ईएमएफ देखो, 2 रख दो, 2 का होल स्क्वायर 4, 15 चौका 60 प्लस 16 प्लस 2, तो ये हो गया तेरा 78। ईएमएफ आ गया भाई 78। और करंट हो जाएगा ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस 78/5, 15 × 5 = 75, 15 3 5 36, 15.6। ये भाई सवाल है। ये तुम खुद कर लेते कि मेरे भरोसे किए हो? बताओ, ये तुम अपने कॉन्फिडेंस पे किए हो कि मेरे भरोसे किए हो? तो ऐसा कोई सवाल है ये? बताओ, जेई को रगड़ दिया कि नहीं रगड़ दिया तुमने? बताओ बताओ। कोई आंसर नहीं दिया हुआ यहाँ पे, हमने किया है। अब एक बार ये सवाल करो, और अगर तुम जेई को रगड़ पाओ तो लिख देना जेई को रगड़ दिया। स्लाइड 34, कितना 34, स्लाइड 34। स्क्रीन पॉज करके करो भाई साहब, स्लाइड 34 स्क्रीन पॉज करके करो। बहुत सवाल कराऊंगा भाई, बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। स्क्रीन को पॉज करके करो, बहुत सवाल है। तो कैसे होगा? करना। A square loop of area 25 centimeter square has a resistance 10 ohm. Loop is placed in a uniform magnetic field of magnet. Now the plane is represented the magnetic field. The work done is pulling the loop out the magnetic field slowly and uniformly in 1 second will be। ये अलग सवाल है थोड़ा, पर कर देखता हूँ कि जगह पाता है कि नहीं। इस बार तो चैलेंज देता हूँ मैं, तू एक ही कमेंट करेगा सर हम फूट गए, जेई ने फोड़ दिया, एक ही कमेंट करेगा, करके देख ले। अरे तुम्हारी औकात जानता हूँ मैं, करके देख ले। तू एक ही कमेंट करेगा जेई ने फोड़ दिया हमको, स्लाइड 34 जेई ने हमको फोड़ दिया। तू समझ ही नहीं पा रहा होगा कैसे करूं मैं, समझ ही नहीं पा रहा होगा अटेम्प्ट क्या करूं, अप्रोच कैसे करूं, समझ ही नहीं पा रहा होगा। मैं जानता हूं ना। तू कर कर, स्क्रीन पॉज करके कर। जेई ने फोड़ दिया, जेई ने फोड़ दिया, जेई ने फोड़ दिया, जेई ने फोड़ दिया। ले भाई, मजाक नहीं ले रहा। और अगर तुझने इस सवाल को रगड़ दिया तो भाई साहब एकदम ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो जाएगा। देख, स्क्वायर लूप ऑफ एरिया इतना हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम। एक स्क्वायर लूप है, इसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया होता है L1 L स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर होगा लेंथ, और इसकी रेसिस्टेंस 10 ओम है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 40 टेस्ला, 40 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, 40 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। The plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. Plane of the loop perpendicular. The work done in pulling the loop out of the magnetic field slowly and uniformly in 1 second. Slowly and uniformly. मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड के क्या करना है? मैं बाहर निकालना है, यहां से बाहर निकालना है। तो यहां से बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे बाहर निकालोगे। तो इसका मान लो यहां तक, जब तक ये पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड में था तब तक तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन बनेगा, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं, जब तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर है, बस ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसको पकड़ के जब तुम खींचोगे, अब यहां से फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा। और जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा तब तक इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। कितना आएगा? जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाली लेंथ तो वेलोसिटी के पैरेलल है, ये वाली लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा बीवीएल। बीवीएल तो करंट आ जाएगा बेटा BVL/R। करंट बोलो कितना है? तो करंट हो गया बी की वैल्यू बोलो 40 टेस्ला ना, 40 टेस्ला ही तो है। वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी, अब इसको पूरा लेंथ 1 सेकंड में बाहर कर दिया है। पूरा लेंथ है 5 × 10⁻⁻2 मीटर, 1 सेकंड में बाहर कर दिया, वेलोसिटी आ गया। और इंटू लेंथ और है 5 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 चौक 20, 200, 5 25 है ये, 50 25, 25 चौका 100, 100 एक जीरो और इंटू 10⁻⁻4। 50 25, 25 चौके 100, 1000 हो गया ना, 1000 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 0.1 एम्पियर करंट आ गया। एक बार ध्यान से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड 40 टेस्ला सही है, 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर होता है वेलोसिटी, लेंथ बाई टाइम इंटू लेंथ -4, 1 सेकेंड में बाहर निकाल ले, एकदम सही है। तो ये तेरा करंट आ गया। तो फोर्स लगेगा तेरा IBL बिल,
तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन 40, करंट आ गया तेरा 1/10 और लेंथ आ गया 5 × 10⁻²। तो ये से 0 कट गया, 5 चौक कितने हो गए तेरे, हाँ 5 चौक कितना हो गया 20 × 10⁻², ये फोर्स हो गया। वर्क डन हो गया फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स हो गया 20 × 10⁻², लेंथ हो गया 5 × 10⁻²। तो 20 × 25 100, 100 × 10⁻⁴, मतलब 10⁻² जूल, 10⁻², 10⁻3। ये दोनों तो नहीं आ रहा, फैक्टर तो सिंपल 1 का बैठ रहा, -4 -3, कहीं मैंने गलत किया है। स्क्वायर लूप ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 40 जिसना, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन। देखो ईएमएफ हो गया BVL, बी तुम्हारा 40, रेसिस्टेंस 10 है, रे रेसिस्टेंस से डिवाइड नहीं किया मैंने यहाँ पे, रेसिस्टेंस 10 है, 10 है, 10 है, 10 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो नीचे डिवाइड करो 10 से, 10 का पावर -3 फर्स्ट इंस्टेंट। रेसिस्टेंस नहीं लिखा ना, देखो बी लिखा मैंने और वेलोसिटी लिखा लेंथ अपॉन टाइम, ये लेंथ लिखा, 10 से रेसिस्टेंस से डिवाइड नहीं किया। क्लियर है क्या? देखो नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 3T³ J कैप प्लस 3T K कैप, ठीक है भाई। The radius of the loop is 1 meter, then induced EMF in the loop at time 2 सेकेंड is n pi v, then value is, तो देखो हमें रेडियस तो 1 मीटर फिक्स दिया है, हाँ ऐसा लूप है, रेडियस लूप, रेडियस दिया है, लूप का नेचर नहीं लिखा है तो सर्कुलर होगा, लूप सर्कुलर ही होता है जनरली, स्क्वायर लूप भी होता है लेकिन ना बोला हो तो सर्कुलर बोले। तो ईएमएफ पूछा है, ईएमएफ होगा बेटा जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिएबल है, एरिया हो जाएगा πr² और मैग्नेटिक फील्ड dV/dt, एरिया होगा पाई, रेडियस तो 1 है तो छोड़ो, बी हो गया BT³, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 मिनट, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन XY प्लेन, ओ हो रुक 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 रुक, इसलिए कहते हैं जेई का सवाल है यहाँ, ऐसे करेगा गलत हो जाएगा, तो कैसे, स्क्रीन पॉज करके खुद कर, मेरे दिमाग में क्या ठनका, क्या तेरे दिमाग में गया, कोशिश कर। कंडक्टिंग स्क्वायर लूप प्लेस्ड इन XY प्लेन में, अगर कोई लूप XY प्लेन है तो उसका एरिया जेड में होगा, XY तो इसका एरिया जेड में होगा, एरिया जो है वो होगा πr² K कैप, तो K से K का डॉट वर्ड करेगा फ्लक्स लिखने के लिए, तो फ्लक्स हो जाएगा B.A, तो J का K के साथ 0, K का K कैसा जाएगा 3T πr², ये आएगा तेरा फ्लक्स, तो d∅dt हो जाएगा तेरा πr² 3 × dt/dt 1, तो ये पाई इंटू 3 n पाई वी, पाई की वैल्यू 3, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, 3 आंसर आएगा, n की वैल्यू 3 आएगा। भाई साहब देख रहे हो, मतलब ये 3T³ का कोई यूज ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो J कैप है ना वो प्लेन की डायरेक्शन में है, जैसे XY प्लेन मतलब ऐसे, तो ये Y है, ये X है, ये Z है, तो XY प्लेन मतलब ऐसा है लूप, और मैग्नेटिक फील्ड है J और K में, तो J वाला मैग्नेटिक फील्ड तो इस लूप के प्लेन में ही हो गया, तो उसकी वजह से फ्लक्स ही नहीं पास कर रहा। कैसा लगा सवाल सॉल्व करके, बोलो कैसा लगा? ठीक है, ये देखो कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस इतना, रेडियस तुम्हें दे दिया 100/√π × 10⁻⁻² मीटर, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तुम्हारा 1/2 टेस्ला, 0.5 मतलब 1/2, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग टू 0 इन 5 सेकेंड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला 0 हो गया 0.5 सेकेंड एट स्टेडी रेट, मतलब धीरे धीरे कांस्टेंट रेट से हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकेंड, तो अगर मान लो तेरा d∅dt कांस्टेंट है, ईएमएफ भी तो कांस्टेंट ही आएगा ना, ईएमएफ फिक्स आएगा ना, मतलब ये कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है, तो अगर d∅dt कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा, तो ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी πr² इंटू dB/ΔT, पाई की वैल्यू बोलो सर, पाई r² क्या होगा, इसका स्क्वायर करो, तो 10 का पावर -2 और 100, तो 1 मीटर ही हो गया, 1 मीटर हो गया तो 1/π बचेगा बस r, और dV/dt मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर, हाफ टेस्ला, और ये हाफ में खत्म हो, तो ये इससे कटेगा, पाई से पाई कटेगा
तो मिली कहां से आया यार? क्या प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहे हैं क्या यार? या तो ये मीटर में होगा, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हो गया, 10 का पावर 2 10 का पावर 2 कैंसिल होगा तो 1/√π तो बनाइए। मैग्नेटिक फील्ड इतना, मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू डिक्रीज टू 0 इन 0.5 सेकेंड एट ए स्टेडी रेट। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, स्टेडी रेट से कम हो रहा है तो हर इंस्टेंट पे चाहे 0 से 0.5 सेकंड के बीच में कभी भी देखो ईएमएफ कांस्टेंट आएगा। तो फ्लक्स जो होगा फाइनली 0 तो 0 फाइनल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? इनिशियल फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड हाफ टेस्ला 0.5 टेस्ला बी इंटू ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 1/पाई, कट गया तो हाफ ही आएगा। ईएमएफ हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई तुम्हारा हाफ और ये 0.5 सेकेंड मतलब 5/10, तो 10 एक ही आ रहा है यार। एक है तो ऑप्शन में गलत किया, नहीं तो सवाल में गलत किया। चलो ये एक बढ़िया सवाल है, ये एक बहुत बहुत सुंदर सवाल है। क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू बी है, x इज इक्वल टू बी है। एक रॉड क्या है, यहां से चल रहा है 0 से यहां तक गया, धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड से यहां गया, फिर वापस यहां तक आया। तो फ्लक्स का टाइम के साथ कैसा ग्राफ होगा? तो देखो जब ये यहाँ पे था तो इस लूप से फ्लक्स 0 था, जैसे जैसे जाएगा देखो एरिया बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ेगा, बी तक फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन जब यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, तो ये रॉड जब यहां था तो ये पूरे देखो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है एरिया से। जब इसको तुम यहां ले आओगे इस वाले एरिया बढ़ा, लेकिन इस एरिया से तो मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं कर रहा है तो फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो यहां तक कहीं भी घुमाता रहो फ्लक्स उतना ही रहेगा। फिर जब अंदर जाएगा तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से देखो अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो 3 फील्ड पास कर रहे हैं, अब 5 हो गए, अब तुम्हारे 7 हो गए, अब 8 हो गए, अब 9 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 12 हो गए, अब 12 ही 12 ही 12 ही 12 ही 12 ही। तो फ्लक्स टाइम के साथ पहले बढ़ा, फ्लक्स टाइम के साथ पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटेगा। जब जब ये वाला अगेन यहां से अंदर जाएगा तो तुम्हारा फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। फ्लक्स और टाइम का ग्राफ ए है, तो वही मैच कराना कि फ्लक्स का ग्राफ कौन सा है, ईएमएफ का ग्राफ कौन सा है, ये सारे आपको बताना है। ये सवाल मैंने बनाया है, PYQ जैसा है ना, PYQ जैसा है। ये आपका होमवर्क है स्लाइड 38, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। स्लाइड 38 क्या है तो देखो, इन अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम the induced current developed by changing magnetic flux through it in figure as a function of time, as a function of time in magnitude of change in flux through the coil is 2 वेबर। कॉइल से 2 वेबर फ्लक्स चेंज हुआ है, तो x की वैल्यू क्या होगी इस फिगर में बताओ। तो इससे जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो 2 वेबर हुआ है। तो हम जानते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज ईएमएफ, लेकिन हमें तो करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो I बराबर आ जाएगा ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस यहाँ, तो डेल्टा फाई बाई आर डेल्टा टी इज इक्वल टू आई। डेल्टा टी को इधर ले जाओ, तो डेल्टा फाई बाई आर इंटू आई डेल्टा टी। क्लियर है? और आई डेल्टा टी जो है इंटीग्रेशन आई डेल्टा टी डी टी इज एरिया ऑफ द कर्व, ये एरिया आ जाएगा। चेंज इन फ्लक्स पता है, रेसिस्टेंस पता है, एरिया यहाँ से लिख दो। एरिया क्या लिखोगे? तो डेल्टा फाई 2, रेसिस्टेंस 10, हाफ 4 इंटू एक्स, ये एरिया हो जाएगा। अरे ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा 2, 2 से 2 कटेगा, x इज इक्वल टू 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड। कितने लोग आ रहे हैं 0.1 सेकेंड? 0.1 सेकेंड ही देखो आंसर है। ये अच्छा सवाल है, अगर तुमने पढ़ के स्क्रीन पॉज करके करने की कोशिश करी होगी तो मजा आएगा। अच्छा सवाल लिखा। नेक्स्ट देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड इज, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BVL। देखो जीरो तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों परपेंडिकुलर होगा, और बोला भी है परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड 2, वेलोसिटी 8 इंटू 1, 16 वोल्ट। बस सर ये तो रगड़ दिया, ये तो बहुत आसान है BVL। हाँ भाई, तो जेई का सवाल है ये, जेई का सवाल है, आसान तो है देखो, लेकिन जेई का सवाल है, इतना आसान है। चलो आगे देखो, एंड ईएमएफ ऑफ 0.08 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ध्यान रखना। होल्ड नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इतना टेस्ला व्हेन मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो कुछ नहीं है ना, BVL
ईएमएफ दे दिया, सॉरी बीवीएल इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ दे दिया, लेंथ दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, वेलोसिटी पूछी तो v बराबर हो जाएगा ईएमएफ बटा बीएल, ऐसा यूनिट के फॉर्म में रख देना, सर आ जाएगा। चलो ये देखो, ये वही है हॉल इफेक्ट वाला सवाल, रॉड में इमोशनल ईएमएफ, 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड of length xy, 1 meter long metal rod, 1 meter long metal rod of length xy, complete the circuit as shown in a figure, the plane of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density, इतना flux density को magnetic field कहते हैं सर, ये कैसे, पाई बराबर बी ए, बी बराबर 5/a, ये फ्लक्स डेंसिटी हो गया। तो फ्लक्स डेंसिटी देखो ना, यूनिट भी टेस्ला दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम, द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन, फोर्स पूछे तो फोर्स तुम्हें बताई है बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, याद करो। इंड्यूस ईएमएफ बीवीएल, करंट बीवीएल बाई आर, फोर्स हो जाएगा बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी रहने दो, तो बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और पावर हो जाएगा बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, खत्म खत्म। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो दिया हुआ है 0.1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेंथ देखो 1 मीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एकदम फोर्स आ जाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि अब आगे इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट ये है कि लैंग्वेज पढ़ के तुम समझ पाए कि नहीं कि मुझे ये करना है। डायग्राम भी दिया है यहाँ पे, तो डायग्राम भी दिया है यहाँ पे, तो बताओ डायग्राम भी दिया है। अब नेक्स्ट देखो, ये एक बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, पढ़ो अच्छे से, जेईई का सवाल है। अ कंडक्टिंग वार ऑफ लेंथ एल, कंडक्टिंग वार ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल ये है, ये एल लेंथ का है, टू स्लाइड डाउन पैरेलल टू द कंडक्टिंग रेल एंड शोन इन फिगर, इस पे ये स्लाइड कर सकता है आगे पीछे, ये फिक्स्ड है, ये कंडक्टिंग रेल है दोनों, इस पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। टू रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द रेल, देखो टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस एंड ऑफ द रेल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनटू द पेज, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। An external agent pulled the bar to the left with a constant speed v, इसको constant speed v से लेफ्ट में खींचा, इधर खींचा। The correct statement about the direction of induced current I1 and I2 in through R1 and R2, तो ये करंट I1 होगा इसमें, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ये पूछा, बहुत आसान है। जब ये बेटा ये पीछे जाएगा ना, तो क्रॉस वाली फील्ड्स घटेगी, क्रॉस वाली फील्ड क्या होगी, घटेगी, और क्रॉस के घटने से क्या बनेगा, क्रॉस के घटने से क्या बनेगा सर, क्रॉस ही बनेगा, क्रॉस घट रहा है तो क्रॉस बनेगा, तो इसमें क्लॉकवाइज, तो I1 क्लॉकवाइज आएगा, I1 क्लॉकवाइज। और जब ये आगे जा रहा है तो क्रॉस बढ़ रहा है, देखो ना इस लूप में क्रॉस वाली फ्लक्स बढ़ रही है, तो डॉट बनेगा, डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो I2 एंटी क्लॉकवाइज, हो गया खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है। एक होमवर्क देता हूँ, स्लाइड 43 आंसर एक बार स्क्रीन पॉज करके करना, आंसर मैं बता देता हूँ, सी आएगा, समझो। स्लाइड 43 जेई फोड़ दिया कि नहीं फोड़ दिया करना। ये सवाल देखो 13 अप्रैल जेई मेन 2023 का सवाल है, एक बार समझो। सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी, सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, का सोर्स क्या है वो बताओ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वेरिंग मैग्नेटिक, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक, परमानेंट मैग्नेट तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है ये, और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर मैग्नेट यहाँ पर आया तो इसके पॉइंट पे टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना वेरी कर रहा है, तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग लिनियरली विद टाइम, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होता है DE/dt के साथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस तो होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली टाइम के प्रोपोर्शनल है तो dt/dt 1 हो जाएगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा कर पाएगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। डायरेक्ट करंट तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, डिसेलरेटिंग चार्ज EM वेव पैदा करता है, और EM वेव से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये सही है। एंड एंटीना फेड विद डिजिटल सिग्नल, भाग डी आंसर आएगा आपका, डी ओनली, ए आंसर चला जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट देखो, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है, कॉइल है 6 ओम का और 12 वोल्ट की बैटरी, डीसी बैटरी को जोड़ा है, तो करंट कितना बहेगा, 2 एम्पियर, पता है, सॉरी, ड्राइव द कांस्टेंट करंट इन द सर्किट, द स्विच इज ओपनड इन 1 मिलीसेकंड, अभी स्विच को ओपन कर दिया और टाइम लगा 1 मिलीसेकंड, देन EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इज 20 वोल्ट, देन इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज,
तो इंड्यूस ईएमएफ जो बैक ईएमएफ होता है एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होता है। ये मैं बोला कि 20 वोल्ट पैदा हो गया, एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो एल डेल्टा आई करंट कितना चेंज होगा, तो 2 से 0 हो जाएगा। कितने टाइम में 2 से 0 का स्विच ओपन करेंगे तो जितना करंट फ्लो कर रहा था उससे 0 करंट हो जाएगा। कितने टाइम में, 1 मिली सेकेंड। तो यहां से एल बराबर आ जाएगा, 2 से 20 को काटोगे तो 10 इंटू 1 मिली सेकेंड। मिली मतलब 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 इसको 10 से मल्टीपल 10 टू द पावर -2 हेनरी आ जाएगा। एल बराबर 10 टू द पावर -2 हेनरी, 10 मिली हेनरी वही है तो 10 मिली हेनरी। नेक्स्ट देखना, टोटल नंबर ऑफ टन्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन द सॉलिनॉइड इज फिक्स्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टन्स इज फिक्स्ड, कैपिटल एन इज फिक्स्ड। द इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्यों भाई, बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। लेंथ सॉलिड सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ तब होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो। लेकिन कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस x ओम। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है connected to the coil of resistance x ohm, switch driven a constant current in the circuit, switch is opened in 1 millisecond. The EMF induced across the coil is 20 volt. Find the x induced in the coil, find x if inductance of the coil is 10 million। ये तो इन्वर्स हो गया सवाल का। अभी जो सवाल लिखा था उसी का उल्टा है एग्जैक्टली। देखो तो L EMF, देखो तो भाई EMF इज इक्वल टू L डी बाई डी टी, एकदम उल्टा सवाल है कि नहीं, एकदम उल्टा सवाल है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द गिवन फिगर, एज पर द गिवन फिगर इफ डी बाई डी टी -1 एम्पियर पर सेकेंड, सुनना ध्यान से, -1 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब करंट घट रहा है। कहीं डी बाई डी टी तुम्हारा दिया हो ना माइनस, तो मान लो कि डी बाई डी टी तो 1 एम्पियर पर सेकेंड ही है, लेकिन माइनस का मतलब वो करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। करंट जा कहां से रहा है, तो ए से करंट देखो ऐसे जा रहा है 2 एम्पियर, ऐसे जाके ऐसे आएगा बी तक। क्या पूछा है आपसे, वी ए बी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ए से बी तक चल लेते हैं। चलो ए पर चलोगे तो मान लो ए का पोटेंशियल है वी है, करंट की डायरेक्शन में जब भी जाएंगे तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, तो -12 इंटू 2, सही है। यहां पे जाओगे तो करंट घट रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में बैटरी बनेगा। करंट घट रहा है, किधर बनेगा सर, आगे की तरफ बनेगा। आगे की तरफ मतलब लोअर से हायर जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, प्लस एल की वैल्यू बोलो 6, डी बाई डी टी आपका 1 है, तो यहां पहुंचे। बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ भागोगे तो घटाओगे, -12 इज इक्वल टू वी। तो वी ए हो गया तुम्हारा 12 - 2, सॉरी 12 इंटू 2 24 और -12 36, 36 - 6 इधर जाएगा -6, मतलब 30 वोल्ट आ रहा है आंसर, 30 वोल्ट आंसर होगा, देख लो ध्यान से। बट ये देखो सितंबर 20, और तुमको पता है ये सवाल नीट में भी कई बार पूछे हैं, मैंने करा दिया तुम्हें, ये कर लो। डिक्रीज यहाँ पे लिख लिया डिक्रीजिंग एट द रेट, करंट डिक्रीजिंग एट द रेट। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे दी है, ये करंट है और करंट बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में बैटरी ऐसे। जब करंट की डायरेक्शन में बैटरी बना लोगे ना तो चलते समय फिर प्लस माइनस मत देखो, मतलब डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा मत देखो, डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है उसे तो बैटरी का डायरेक्शन बना लिया हमने। अब इधर से इधर जाएंगे तो लो से हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ेगी। ठीक है, ये सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो, द सेल्फ produced EMF in a coil is 25 volt. When the current in it is changing at the uniform rate of 10 ampere to 25 ampere in 1 second, then change in energy of the inductance is। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब तुम कहते हो ना सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आता, स्क्रीन पॉज करो समझ ही नहीं आएगा, स्क्रीन पॉज करो समझ ही नहीं आएगा। समझो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द EMF ऑफ अ कॉइल इज 25, सेल्फ प्रोड्यूस्ड EMF मतलब EMF इतना प्रोड्यूस हुआ है, तो सेल्फ बैक EMF होता है V इंटू एल डी बाई डी टी। V है 25 वोल्ट, L 25 10 एम्पियर से 25 एम्पियर चला गया, तो ये 25 - 10 टाइम लिया है 1 सेकेंड, तो आएगा 25 बराबर L, 25 - 10 हो जाएगा तेरा 15, L बराबर आएगा 25/15 मतलब 5/3, L आ गया 5/3। अब ये कह रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ LI², चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी होगा, फाइनल एनर्जी होगा हाफ LI फाइनल का स्क्वायर माइनस I इनिशियल का स्क्वायर। हाफ L की वैल्यू रख दो 5/3, फाइनल करंट हो गया 25 का होल स्क्वायर 625 -10 का होल स्क्वायर 100, तो 525 हो जाएगा।
5 इंटू 2 गुना 3 इंटू 525, यहाँ से ये निकालो, आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सॉल्व कर लो। 25 जुलाई 2022 का सवाल है, क्या पूछे? स्मॉल लूप ऑफ वायर ऑफ साइड लेंथ कैपिटल एल वेयर कैपिटल एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एल। मतलब ये जो डायग्राम है ना, उसमें कैपिटल एल बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो ऐसा बनना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स बटा करंट। तो बस तुम इसके वैसे इसमें फ्लक्स कितना पास करेगा वो लिखो, उसमें से करंट हटा देना बस। तो फ्लक्स पास करेगा, ध्यान से देखो, 2√2 आई बटा पाई एल बटा पाई इंटू ये लेंथ एल लगते हैं, फिर इसका एरिया से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। तो ये आना चाहिए एल स्क्वायर बटा कैपिटल एल, स्मॉल एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल आना चाहिए। स्मॉल एल स्क्वायर बाई स्मॉल एल नहीं, स्मॉल एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल, ये उल्टा कर दिया, ये आंसर आना चाहिए बी। लेकिन बी तो गलत है। बी तो गलत है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे लिखोगे तो बी बराबर होता है 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई कैपिटल एल, ये आएगा। और एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ फ्लक्स आ जाएगा, तो एल स्क्वायर, ये तेरा फ्लक्स आ गया। फ्लक्स बटा करंट तो ये आएगा 2√2 म्यू नॉट स्मॉल एल स्क्वायर बाई पाई कैपिटल एल, ये आंसर आएगा। इसमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है क्या? स्मॉल एल स्क्वायर किसी में मैच नहीं कर रहा, नमक का नशा करके टाइप किया है, नमक का नशा करके टाइप किया, देखो तुम ध्यान से। 2√2 नीचे लगा दिया, पाई नीचे लगा, क्या है ये आंसर, कोई भी मैच नहीं कर रहा। चलो एक बढ़िया सवाल बनाते हैं, ये तो तुम कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से 2√2 म्यू नॉट आई, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बटा कैपिटल एल, आर स्क्वायर बटा कैपिटल एल, आर स्क्वायर बटा कैपिटल एल, आर स्क्वायर 2√2 है, तो ये आंसर आ जाएगा सी, सही है। बहुत आसान है। अच्छा एक बढ़िया सवाल देता हूं मैं तुम्हें, एक रुक जा, एक बढ़िया सवाल बनाया तो है यार, कहाँ गया ये वाला, ये बढ़िया सवाल है, इसको करना, होमवर्क है तेरे लिए, होमवर्क है रे, होमवर्क है। स्क्रीन पॉज करके करना, स्क्रीन पॉज करके करना, होमवर्क है 53, स्लाइड 53 होमवर्क है। स्क्रीन पॉज करके आराम से सवाल को पढ़ना फिर करना, आराम से सवाल को पढ़ना फिर करना, ठीक है। अब आंसर मैं रिवील कर देता हूँ, आंसर देख लेना, आंसर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में। नेक्स्ट ये बताओ, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, और देखो ये ऐसे गया है और ऐसे घूम के उल्टा है, मतलब इसका फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में लिंक होगा, तो इसकी L इक्विवेलेंट क्या होगी? तो इसकी L इक्विवेलेंट होगी L1 प्लस L2 माइनस 2m, L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये आज ही पढ़ाया है, अभी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। There are two long coaxial solenoid of length L, long coaxial solenoid मतलब मान लो ये long solenoid है एक, और एक लॉन्ग सोलेनोइड है, दोनों का एक्सिस सेम ही है, मतलब ओवरलैप होगा, दोनों का सेंट्रल एक्सिस मैच कर रहा, लेंथ भी सेम है। इनर एंड आउटर रेडियस हैव R1 एंड R2, इनर वाले का रेडियस R1 है, आउटर वाले का रेडियस R2 है। रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल, इनर कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस बाहर की वजह से बटा सेल्फ इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा, N1 इंटू N2 के प्रोपोर्शनल होगा, बटा सेल्फ इंडक्टेंस अंदर वाले का N1 का होल स्क्वायर, N1 से N1 का स्क्वायर काटोगे तो N2 बटा N1 आंसर, N2 बटा N1। बहुत बढ़िया सवाल है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, मैंने आज ही पढ़ा है। इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बाहर अंदर दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल बटा इनर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस N1 का होल स्क्वायर। बताओ जालीदार सवाल। चलो ये देखो, फॉर अ गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एसएच, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया है उसी समय बताया, तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, मान लो ऐसे तूने क्लोज किया, तो पहले जब ये ओपन था तो बैटरी से करंट जाएगा नहीं, यहाँ पे कोई बैटरी है नहीं, अब तूने क्लोज किया तो ये करंट अलाउ करेगा नहीं, तो t इज इक्वल टू 0 पे ओपन वायर होता है, तो यहाँ करंट जाएगा नहीं, तो जो करंट यहाँ से आएगा घूम के पूरा इधर चला, 2 4 2 6 और 6 वोल्ट 1 एम्पियर का करंट जाएगा।
करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। बहुत इजी सवाल है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर इज प्लेस्ड सच दैट इट्स प्लेन इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेट। प्लेन 30 डिग्री बना रहा है। एरिया से याद रखिएगा एंगल जो होगा, एरिया से जो होगा एंगल वो 60 डिग्री होगा। अब 4 टेस्ला the loop is removed from the field in 10 seconds. The average EMF induced, एवरेज EMF फैराडे लॉ पे हो गया डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और डेल्टा फाई फाइनल तो हो जाएगा 0 और इनिशियल फाई होगा BA cos 60 डिग्री बटा डेल्टा टी। इससे करना आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा। द मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर मेटालिक कंडक्टर है, रोटेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है, ये नॉर्थ है, तो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। वर्टिकल प्लेन क्या होता है, जैसे अर्थ है ऐसे रोटेट करता है ना, ऐसे ऐसे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ऐसे रोटेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे क्लोज करके ऐसे रोटेट कर रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड से। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा दिया है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 EMF इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, तो EMF हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, बस हाफ बी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ओमेगा तुम्हारा हो गया 5, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल की वैल्यू बोलो, एल का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -5, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर -6, बी आंसर आ रहा है। देखो 50 माइक्रोवोल्ट सही है, 50 माइक्रोवोल्ट। कैसा लगा सवाल, समझ है? फिगर्स ऑफ द सर्किट, देखो सारे चीज यहाँ पे इंक्लूड कर दिए मैंने, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, RL सर्किट, पी क्लोज करने वाले, रोटेशनल EMF, सबके सवाल है। हॉल इफेक्ट, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, किस पर सवाल नहीं है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, and shown in the content figure in the resistance R इतना 2 identical inductor with inductor battery इतना EMF, then I just after the switch is closed, just after करोगे तो ये ओपन वायर, ये ओपन वायर, यहाँ से करंट चला जाएगा, बात खत्म। स्क्रीन पॉज करके करो, आंसर डी आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? For the given circuit I through the battery when key is closed and the steady state has been reached is, for the given circuit the current I through the battery when key in closed and the स्टडी स्टेट इज रीच, स्टडी स्टेट रीच हो गया है, स्टडी स्टेट रीच हो गया तो ये सिंपल वायर, ये सिंपल वायर और ये 3 3 3 पैरेलल में 1 ओम हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 ओम टोटल रेसिस्टेंस, 30/3 मतलब 10 एम्पियर, डी आंसर आएगा। देख लो स्टडी स्टेट में ये सिंपल वायर हो जाएगा, ये सिंपल वायर है, ये तीनों पैरेलल में 3 3 3 3 पैरेलल में 1, 2 और 1 3, 30/3 10। A coil is placed in a time varying magnetic field. If the number of turns in the coil were to be halved and the radius of is doubled, the electric power dissipated due to the current induced in the coil would be, electric power P बराबर होता है VI, V होगा L di by dt into I, कुछ ऐसा ही होगा क्या? A coil placed in a time varying magnetic field, अच्छा नहीं, coil placed in a time varying magnetic, coil placed in a time varying magnetic field, the number of turns in the coil were, number of turns in the coil were to be halved, number of turns आधा कर दिया, number of turns half, and the radius of the wire is doubled, radius doubled, electric power dissipated due to the current induced in the coil will be, induced in the coil will be, करो तो E पावर हो जाएगा तेरा L di by dt into I, L के प्रोपोर्शनल है, करंट वरेंट तो चेंज किया नहीं है, assume coil to be short circuited, मतलब एक coil है और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, करंट कुछ फ्लो कर रहा होगा, आई पावर होगा I dl by dt, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। और अगर L है, L होता है तुम्हारा
एन स्क्वायर और ए के प्रोपोर्शनल। तो एन को आधा किया तो 1/4 और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इसको डबल किया तो 4। तो सेम रह जाएगा मेरे हिसाब से, सी आंसर आना चाहिए, सी ही है, सी आंसर आना चाहिए, सी है। नेक्स्ट देखो, अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द मेटालिक सिलेंडर, ये मेटालिक सिलेंडर है भाई, 5 taken more time to come down compared to the non-magnetic bar with same geometry and mass। अगर एक किसी मैग्नेट को यहाँ से ड्रॉप किया और एक कोई नॉन मैग्नेट मटेरियल ड्रॉप किया, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, ये कम टाइम लेगा, एकदम सही है, क्योंकि जब ये जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे प्रोड्यूस होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी प्लेट से पास करता है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है, तो ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। ये ईडी करंट क्यों आया? मैग्नेट के आने से, तो ईडी करंट मैग्नेट को अपोज करेगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा। और द मैग्नेट बार ईडी करंट आर प्रोड्यूस इन द वर्ड, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एक मिनट, अच्छा नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, गलत हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ आंसर डी आने वाला। ठीक है, तो भाई साहब सारे टॉपिक के सवाल करा दिए, सारे टॉपिक रिवाइज करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद अभी आएगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मेहनत करते रहिए, समय लगता है चीज़ों को पढ़ने, समझने और रिवाइज करने में।